नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर सीटेट 2022-23 के छठवें शिफ्ट जिसकी परीक्षा 12 जनवरी 2023 को हुई थी उस पेपर के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, किसी भी लैंग्वेज को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें 15 अंक के पैराग्राफ के प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 अंक का पेडागोजी पूछा जाता है। पैराग्राफ के प्रश्न आप पैराग्राफ पर आधारित बड़े आसानी से दे लेते हैं। मेनली आपको प्रॉब्लम आती है पेडागोजी में, तो इस वीडियो में हम लोग मेनली पेडागोजी पर ही फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नीलिमा इज अ फिजिशियन बाय प्रोफेशन। सी हैज बॉट अ न्यू बुक ऑन हाउ द COVID-19 वैक्सीनेशन वर्क्स इन द ह्यूमन बॉडी। सी रीड इट इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस इट टू टीच हर स्टूडेंट्स। व्हाट इज दिस रीडिंग नोन एज। यानी कि नीलिमा जो कि एक प्रोफेशन यानी कि एक व्यवसाय से फिजिशियन है, वह COVID-19 पर एक बुक को खरीद करके लाती हैं। ठीक है, आगे देखिए कि मनुष्य के शरीर में वैक्सीनेशन किस प्रकार से वर्क करता है और वह बच्चों को पढ़ाने के संदर्भ में पढ़ाने के लिए और प्रैक्टिस कराने के लिए इस बुक का प्रैक्टिस करती हैं और इसको अच्छे से पढ़ती हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस प्रकार का जो रीडिंग है जो शिक्षिका नीलिमा कर रही है वो क्या है। तो देखिए, जब भी टीचर किसी टॉपिक को बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ता है तो उसे गहन अध्ययन करते हैं, क्योंकि जब मैं एज ए टीचर उस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे तरीके से समझा रहूंगा तभी बच्चों को समझा सकता हूं। तो यहां पर ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, गहन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको बहुत सारे विकल्प में कंफ्यूजन होगा। जैसे पहला विकल्प देखिए, एक्सटेंसिव रीडिंग दिया गया है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत। क्या होता है? विस्तृत पठन होता है। और चौथा विकल्प दिया गया है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन। अब आपको लगेगा कि विस्तृत यानी ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं एज ए टीचर पूरे किताब को पढ़ करके आऊँ और एक ही कॉन्सेप्ट आपको ढंग से ना पढ़ा पाऊँ तो क्या वो पढ़ना मेरा सार्थक है? नहीं सार्थक है। एज ए टीचर मैं कम ही टॉपिक पढ़ करके आऊँ लेकिन वो आपको ऐसे पढ़ाऊँ ताकि वो पूरी तरीके से समझ में आ जाए। यही तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे की जितनी भी जिज्ञासा है, बच्चे की जितनी भी शंका है, उन सबको दूर किया जाए। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब एज ए टीचर मैं उस टॉपिक को बिल्कुल डीपली पढ़ा रहूँगा। यानी गहनता से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ना कि विस्तृत। तो विस्तृत वाला तो पहले ही काट दीजिए। दूसरा विकल्प दिया गया है स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है किसी लेख में से कुछ भी सर्च करना। अब ये कैसे, ध्यान से समझिएगा। अगर आप किसी रिपोर्ट को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के ब्लड प्रेशर का रिपोर्ट है या फिर ब्लड में शुगर का रिपोर्ट है, तो यहाँ पर डॉक्टर पूरे रिपोर्ट को नहीं पढ़ता है। रिपोर्ट में पेशेंट का नाम होता है, पेशेंट किस डेट में ये रिपोर्ट उसने जांच कराई है, इसके अलावा उसमें कुछ रिमार्क्स लिखे रहते हैं डॉक्टर के द्वारा। इसके अलावा अन्य भी चीज़ें होती हैं जो कि आप पैथोलॉजी में करवाए होंगे तो आपको पता होगा। लेकिन डॉक्टर पूरा रिपोर्ट ना पढ़ करके सिर्फ वो पॉइंट ढूंढता है जहां पर आपके ब्लड में प्रेशर का या फिर शुगर का न्यूमेरिक वैल्यू में रिपोर्ट में लिखा गया है। यानी पूरे रिपोर्ट में डॉक्टर पूरे रिपोर्ट को ना पढ़ करके सिर्फ वो न्यूमेरिक वैल्यू को सर्च करता है। तो किसी भी लिखे गए लेख में किसी पॉइंट को सर्च करना ही स्कैनिंग कहलाता है। तो यहां पर जब नीलिमा शिक्षिका के द्वारा बच्चों को पढ़ाए जाने के लिए खुद पढ़ रही हैं तो वो किसी एक पॉइंट को थोड़ी पढ़ेंगी, वो पूरे गहनता से पढ़ेंगी तभी तो बच्चों को पढ़ा सकती हैं। तो स्कैनिंग हमारा उत्तर नहीं हो सकता। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? स्कीमिंग का मतलब होता है हवा में ऊपर ऊपर तैरना। जैसे कि आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर अगर आप गहनता से पढ़ने लगे तो हो सकता है कि पूरा दिन भर आपका उसी में निकल जाए। इसलिए आप न्यूज़पेपर की मेन हेडिंग देखते हैं और उसके बाद से यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा गया, ये मेन हेडिंग हो गया। इसके बाद से यहाँ पर बॉक्स में बना करके यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स लिखे रहते हैं। तो पहले बंदे का नज़र यहाँ पर जाता है, फिर यहाँ पर जाता है। यानी कि बंदा पूरा आर्टिकल ना पढ़ करके चाहता है कि हम इसका थीम तुरंत जान जाए, तो इसे ही बोलते हैं स्कीमिंग। यानी ऊपर ऊपर पढ़ करके पूरा अर्थ समझने की बात करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं केवल उसका थीम जानूंगा तो उसके बारे में डीप बच्चों को खुद नहीं बता सकता हूं। क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि वैक्सीनेशन हमारे शरीर में जाकर के हमारी क्षमता को बढ़ाता है और जो COVID-19 के लक्षण थे उसको फाइट करता है। लेकिन ये पूरा थीम हो गया। लेकिन क्या इतने मात्र से एक फिजिशियन अपने स्टूडेंट को समझा सकता है? नहीं समझा सकता। वो उसको और डीप बताना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन बॉडी में जाकर के क्या क्या रिएक्शन करता है और क्या कैसे वो फाइट करता है उस सभी
लक्षणों से जो कि कोविड-19 के थे। तो इन सब को लेकर के बच्चा मतलब कि जो फिजिशियन है जब वो डीपली पढ़ा रहेगा तभी बता पाएगा, सिर्फ उसका थीम जानने से नहीं बता पाएगा। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, यानी कि डीपली जब फिजिशियन पढ़ा रहेगा तभी अपने बच्चों को बता सकता है, क्लास के बच्चों को बता सकता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द स्टेटस अकॉर्डेड टू इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि अंग्रेजी भाषा को भारत में किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है। तो भारत में जो हिंदी है उसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। किसे, कि क्या बोलते हैं, राजभाषा का दर्जा हिंदी को प्राप्त है। और जो अंग्रेजी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसे सहराज भाषा का दर्जा प्राप्त है। कैसा, सहराज भाषा, ठीक है। तो सहराज भाषा को अंग्रेजी में एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रश्न में हिंदी के बारे में पूछा रहता तो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसे राजभाषा बोलते हैं, और इंग्लिश जो है वो एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि सहराज भाषा। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए, लैंग्वेज के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देता है। अभी हमारे देश में टू लैंग्वेज पॉलिसी लागू है। टू लैंग्वेज यानी कि 2 भाषा पॉलिसी लागू है। जैसे कि बच्चा मदर टंग पढ़ता है, जैसे कि यूपी में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो हिंदी यहाँ की मदर टंग आप मान सकते हैं। तो हिंदी एक तो बच्चे को पढ़ाया जाएगा और दूसरा आंग्ल भाषा बच्चे को पढ़ाया जाता है, यानी अंग्रेजी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। यहाँ तक क्लियर। अगर बच्चे का जन्म पंजाब में हुआ तो वो पंजाबी मदर टंग के तौर पर पढ़ता है और इंग्लिश आंग्ल लैंग्वेज पढ़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से उड़ीसा में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उड़िया लैंग्वेज पढ़ेगा और इंग्लिश पढ़ेगा, यानी कि एक तो बच्चे की मदर टंग और दूसरा इंग्लिश सबके लिए कॉमन है। यहां तक क्लियर हो गया। अभी ये हमारे देश में पॉलिसी लागू थी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसको थोड़ा सा और अपग्रेड किया है। अब हमारे देश में 2 लैंग्वेज पॉलिसी की जगह 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू कर दी गई है। 3 लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज है, देखिए, पहले जो पॉलिसी था कि पहला लैंग्वेज जो बच्चे का मदर टंग होगा, यानी कि जिसे फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज, वो तो होगा ही होगा। दूसरा लैंग्वेज क्या होगा, आंग्ल भाषा, जिसे आप इंग्लिश के नाम से जानते हैं। ये तो अभी तक हमारे देश में पॉलिसी थी, ये अभी एज इट इज लागू है। लेकिन तीसरा एक और लैंग्वेज बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट कर दिया गया, वो है फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट कर दिया गया। अब फॉरेन लैंग्वेज के लिए कई ऑप्शन दिए जाएंगे। बच्चा जब सीनियर सेकेंडरी में रहेगा, यानी कि 11वीं 12वीं में रहेगा, तो कई विकल्प उसको दिए जाएंगे और उन विकल्पों में से किसी भी एक फॉरेन लैंग्वेज को वो चुन सकता है और उसका अध्ययन करने के लिए सिफारिश की गई है, ठीक है। तो अब हमारे देश में 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके साथ ही साथ ये तो मैंडेटरी है, ये तो बिल्कुल ही मैंडेटरी है कि ये होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चे की रुचि है तो शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज को भी पढ़ाए जाने की संस्तुति की गई है। क्लासिकल लैंग्वेज हमारे देश में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। 6 भाषाओं में से कोई भी एक क्लासिकल लैंग्वेज अगर बच्चा इंटरेस्ट रखता है तो विद्यालय की जिम्मेदारी होगी कि बच्चे को वो पढ़ाया जाए। मतलब कि ये 3 तो मैंडेटरी है। क्लासिकल लैंग्वेज जो शास्त्रीय भाषा है वो ऑप्शनल के तौर पर बच्चे को रखा गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश में कितने भाषा को पढ़ना अनिवार्य है, तो अनिवार्य 3 भाषा है सीनियर सेकेंडरी तक। लेकिन अगर इस प्रश्न के विकल्पों को आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, जिसके बारे में मैं आगे जाकर के आपको चर्चा करूंगा। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। चौथा विकल्प क्या कहा जा रहा है कि ऑफ द 3 लैंग्वेज लर्नड बाय चिल्ड्रन 1 शुड बी नेटिव ऑफ इंडिया, यानी कहा यह जा रहा है कि 3 लैंग्वेज जो बच्चे को बताया जाएगा उसमें से एक भाषा भारत की नेटिव का मतलब कि देशी भाषा होना चाहिए। एक भाषा भारत की देशी भाषा होना चाहिए। नेटिव को आप मदर टंग के कभी कभी देख लेते हैं, क्षेत्रीय भाषा, या फिर बच्चे की मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में भी कह सकते हैं। तो ये तो पॉजिटिव लग रहा है, ये पॉजिटिव लग रहा है। तो आपका उत्तर हो सकता है, क्यों, क्योंकि बच्चे का फर्स्ट लैंग्वेज उसकी मदर टंग होती है और वो नेटिव ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है कि भारत की वो देशी भाषा के तौर पर भी माना जा सकता है। तो ये अभी तक के हिसाब से ठीक लग रहा है। तीसरा विकल्प देखिए, 1 ऑफ द 3 लैंग्वेज लर्न बाय द चिल्ड्रन 1 शुड बी द फॉरेन लैंग्वेज, 1 शुड बी अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि जो 3 लैंग्वेज बच्चे को बताया जाएगा उसमें से एक भाषा फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा होनी चाहिए। ये तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो ये भी हमारा उत्तर हो सकता है।
दूसरा विकल्प देखिए, ऑफ द थ्री लैंग्वेज लर्न बाय चिल्ड्रन वन शुड बी द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी तीन भाषाओं में से एक भाषा क्लासिकल भाषा होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, क्लासिकल भाषा जो है वो ऑप्शनल है, तीन लैंग्वेज में उसको मान्यता नहीं दी गई है। तीन लैंग्वेज में तो पहला बच्चे का मदर टंग हो गया, दूसरा इंग्लिश हो गया कंपलसरी, और तीसरा फॉरेन लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज तीन लैंग्वेज में नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि तीन लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज की बात क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर कहा जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसे ऑप्शनल रखा है। यानी तीन लैंग्वेज के अलावा अगर बच्चा रुचि ले रहा है तो उसे शास्त्रीय भाषा भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है, ये ऑप्शनल रहेगा। पहला विकल्प देखिए, ऑफ द थ्री लैंग्वेज लर्न बाय चिल्ड्रन एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री लैंग्वेज आर नेटिव टू इंडिया, यानी कि कहा यह जा रहा है कि तीन भाषाओं में से कम दो भाषा बच्चे के लिए जो देशी भाषा है, भारत की देशी भाषा है, वो होनी चाहिए। तो ये भी यहाँ तक कुछ हद तक पॉजिटिव लग रहा है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अब हमारे पास तीन विकल्प बचे हैं जिस पर मैंने स्टार लगा दिया, तीनों में आपको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। अब एक एक करके मैं सबके बारे में तर्क दे रहा हूँ। देखिए, ये पेपर प्राइमरी लेवल का है, प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों की बात होगी, और जो प्रश्न आपको पूछा गया है वह 1 से 5 के बच्चों को ध्यान में रख करके ही पूछा गया है। मैंने आपको क्या बताया कि फॉरेन लैंग्वेज सीनियर सेकेंडरी में पढ़ाए जाने के लिए संस्तुति किया गया है, यानी बच्चा जब 11वीं 12वीं में होगा तो 11वीं 12वीं में जाकर के बच्चा फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ेगा। चूंकि ये प्राइमरी लेवल का पेपर है, इसलिए फॉरेन लैंग्वेज का जिक्र यहां पर नहीं होगा। प्राइमरी में फॉरेन लैंग्वेज की सिफारिश नहीं की गई है, तो फॉरेन लैंग्वेज वाला तो विकल्प आप पहले ही काट दीजिए। अब हमारे पास दो विकल्प बचा। पहला विकल्प ये कह रहा है कि तीन लैंग्वेज में से कम से कम दो भाषा वो इंडिया की नेटिव होनी चाहिए, यानी इंडिया की देसी भाषा होनी चाहिए। और चौथा विकल्प कह रहा है कि कम से कम एक भाषा, वन शुड बी नेटिव, यानी कि एक देसी भाषा होना चाहिए, और चौथा कह रहा है कि कम से कम दो देसी भाषा होनी चाहिए। अब देखिए, पहला विकल्प जो है वो थोड़ा सा संकुचित है। क्यों संकुचित है? क्योंकि एनसीएफ भी ये कहता है कि बहुभाषिकता, यानी बच्चे अपनी मदर टंग से शुरुआत करके अन्य भाषाओं को सीखेंगे, साथ ही साथ विद्यालय की औपचारिक भाषा को सीखेंगे। अब यहां पर विद्यालय की औपचारिक भाषा और बच्चे की मदर टंग अगर एक ही हो जाए तब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे कि आप साउथ में देखेंगे तो वहां पर अधिकतर इंग्लिश में भी पढ़ाई की जाती है, तो वहाँ का मदर टंग भी इंग्लिश मान लीजिए, और आंग्ल भाषा इंग्लिश तो है ही, तो वहाँ पर तो इंग्लिश और मदर टंग अगर एक ही हो गया तो उस कंडीशन में एक शास्त्रीय लैंग्वेज का ऑप्शन वहाँ पर दिया गया है। अब जो वहाँ का नेटिव लैंग्वेज है और जो शास्त्रीय भाषा है वो दोनों देसी भाषा के तौर पर माने जाएंगे, इसलिए ये वाला थोड़ा सा अब संकुचित हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो भी उत्तर मेरे द्वारा बताया जा रहा है वो ऑफिशियल आंसर की से पूरी तरीके से अप्रूव्ड है, तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज सिमेंटिक क्यू इन रीडिंग। देखिए, क्यू का मतलब होता है संकेत देना, किसी की सिंबल्स के माध्यम से हेल्प करने की कोशिश करना, ठीक है। और सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अगर बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताना है तो इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या है, अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट से मिलकर के क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, वर्ड बनते हैं। और किसी भी भाषा की जितनी ज़्यादा शब्दावली बच्चे जानेंगे उतना ही भाषा पर उसकी पकड़ अच्छी होगी। जैसे कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश के वर्ड्स जानेंगे तभी तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएंगे, यानी वर्ड्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शब्द सिखाने के लिए उनको एक सिमेंटिक क्यू दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चे को बोला गया कि यहां पर एक शब्द मैंने लिख दिया कार, अब बच्चों को बोला गया कि कार से रिलेटेड अन्य क्या क्या शब्द हो सकते हैं इसके बारे में बताइए। तो बच्चा कोई बोलेगा कि कार में व्हील होता है, तो एक यहां पर व्हील नया शब्द मिल गया बच्चे के लिए। दूसरा कोई बच्चा कह सकता है कि कार में विंडो होता है, तो एक नया शब्द विंडो मिल गया यहां पर। तीसरा शब्द कह सकता है कि कोई कार में डोर होता है, तो डोर मिल गया यहां पर। चौथा कोई कह सकता है कि कार में स्टीयरिंग होता है, तो स्टीयरिंग एक नया शब्द मिल गया। इसके बाद से पांचवा कोई बच्चा कह सकता है कि कार में ग्लास होता है, ठीक है, तो ग्लास यहां पर हो गया। इसके बाद से कोई और बच्चा कह सकता है कि कार में इंजन होता है, तो यहां पर एक नया वर्ड इंजन मिल गया। यानी कि टीचर ने क्या लेकर के चला था, सिर्फ एक शब्द कार लेकर के चला था, और अन्य बच्चे इस एक शब्द से संकेत पाते हुए अन्य शब्दों के बारे में जान रहे हैं। जैसे कि अब देखिए, एक बच्चा तो ये सभी शब्द तो जानेगा नहीं, हो सकता है कि अलग अलग बच्चे इस शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। तो एक बच्चा जो कि इसने इंजन बोला वो नए नए शब्द ये सब तो भी तो जान रहा है, क्योंकि एक बच्चा इतने शब्द को नहीं जान पाएगा। लेकिन सभी बच्चे जब एक एक शब्द को बोलेंगे तो बाकी के अन्य बच्चे उनको सुन करके उन शब्दों के बारे में जानेंगे और उस इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, यानी उनकी शब्दावली बढ़ेगी, उनकी वोकैबुलरी पावर बढ़ेगी, ठीक है। इसी के लिए हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज सिमेंटिक क्यू इन रीडिंग, यानी कि पठन में सिमेंटिक क्यू क्या होता है। तो चलिए,
पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। द मीनिंग ऑफ ए वर्ड, यानी कि किसी शब्द के अर्थ के बारे में कहा जा रहा है। तो ये शब्द का अर्थ नहीं होता है, शब्द का अर्थ नहीं होता है, क्योंकि एक शब्द से जुड़ा हुआ दूसरा शब्द, दूसरे से जुड़ा हुआ तीसरा शब्द, तीसरे से जुड़ा हुआ चौथा शब्द, एक चेन बनती जाती है नए नए शब्दों की। तो यहां पर शब्द के अर्थ के बारे में बात नहीं की जाती है। दूसरा देखिए, द प्रॉम्प्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि कहा यह जा रहा है कि उच्चारण, शब्द के उच्चारण के सेंस में। तो यहां पर कोई उच्चारण इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि एक शब्द से जुड़े हुए अन्य शब्द, नए नए शब्दों की बात की जा रही थी, ना कि उच्चारण पर फोकस था। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। द प्रॉम्प्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ग्रामेटिकल आइटम, तो यहां पर ग्रामेटिकल आइटम का कोई भी महत्व ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि एक शब्द दिया गया, उससे जुड़ता हुआ अगला क्या शब्द हो सकता है, उसके बाद अगला क्या हो सकता है, उसके बाद अगला क्या हो सकता है, और सभी शब्द एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। इससे क्या हुआ कि बच्चे जो हैं वो नए नए शब्दों के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, द प्रॉम्प्ट दैट सपोर्ट्स मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। मीनिंग मेकिंग प्रोसेस यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीनिंग मेकिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि एक शब्द कार था और उस कार में क्या क्या चीजें हैं, उन सभी जो पार्ट्स हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है। मतलब कि यहां पर कार है और उसका अर्थ निकालने के संदर्भ में अन्य नए नए शब्दों को जानना। देखिए, आप कहेंगे कि पहले वर्ड में, पहले ऑप्शन में भी मीनिंग दिया गया है, तो यहां पर मीनिंग ऑफ अ वर्ड कहा गया, यानी एक शब्द के अर्थ के बारे में कहा जा रहा है। जबकि चौथे विकल्प में क्या कहा जा रहा है कि मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, जैसे कि बच्चा जो वो रीडिंग कर रहा था, जो पठन कर रहा था, उस पठन के लिए जैसे मान लीजिए एक नया टर्म बच्चे के लिए आ गया, डोर आ गया। मान लीजिए बच्चे को डोर के बारे में नहीं पता, तो डोर से रिलेटेड अन्य शब्दों को उसको हिंट दिया जा सकता है, टीचर के माध्यम से क्यू दिया जा सकता है, संकेत दिया जा सकता है, जो कि उससे जुड़ा हुआ हो, और इस जुड़े हुए शब्द से बच्चा उसका अर्थ समझने की कोशिश करेगा। यानी कि वो क्या कर रहा है, ओवरऑल उस लेख का अर्थ समझ रहा है। इसीलिए इसे मीनिंग मेकिंग प्रोसेस बोला गया है। और पहले विकल्प में सिर्फ एक शब्द के मीनिंग की बात कर रहा था, इसलिए यह संकुचित है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, all children begin their schooling in their mother tongue and move to add at least 2 more languages. This is known as, कहा यह जा रहा है कि शुरुआती दौर में बच्चे अपनी मदर टंग से विद्यालयी स्कूली शिक्षा प्रारंभ करते हैं और आगे जाते हुए कम से कम 2 भाषाओं को और जोड़ते हैं। तो इसे क्या बोला जाएगा, तो इसे बहुभाषिकता बोलते हैं, मातृ आधारित बहुभाषिकता। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहते हैं कि बच्चे अपनी मदर टंग में पढ़ाई करेंगे 1 से लेकर के 8वीं तक। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जैसे मान लीजिए कि एक यूपी का स्कूल है, उसमें अलग अलग राज्यों से आए हुए बालक हो सकते हैं, जिसमें पंजाबी बोलने वाला कोई बालक होगा, कोई हिंदी बोलने वाला होगा, कोई तमिल बोलने वाला होगा, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, कोई उड़िया, अलग अलग भाषा को बोलने वाले बच्चे हैं। तो क्या अगर एक कक्षा में 20 बच्चे हैं और 20 की मदर टंग अलग अलग है, तो एज ए टीचर क्या हम 20 को उनकी मदर टंग में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि 1 घंटे के लेक्चर में हम अगर उसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग भाषा में पढ़ाने लगे तो पूरा समय केवल उसको ट्रांसलेट करने में ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में बोलने का मौका दिया जाए। इससे क्या होगा कि बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा, और हम जो विद्यालय की औपचारिक भाषा है एज ए टीचर उसे उसमें ही पढ़ाएं। इससे क्या होगा कि बच्चा अपनी मातृभाषा से शुरुआत तो किया और धीरे धीरे वह विद्यालय की औपचारिक भाषा को सीखेगा और अन्य भाषाओं को सीखेगा। इसीलिए बोला गया है, देखिए बच्चे जो हैं वो अपनी स्कूलिंग अपनी मदर टंग से शुरुआत कर रहे हैं, यानी बच्चे को अपनी मदर टंग में बोलने का मौका दिया जा रहा है और वो कम से कम 2 भाषाएं और सीख रहे हैं। यानी कि एक तो भाषा वो विद्यालय में बोली जा रही है औपचारिक भाषा, जिसमें टीचर पढ़ा रहा है उसको सीखेगा उसके संपर्क में आने से, और अन्य लैंग्वेज को सीखेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निपुण इज, तो निपुण जो है वो भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत 2025 तक बच्चों में जो एक तरीके से फंडामेंटल लिटरेसी है, यानी कि मूलभूत जो साक्षरता है, जिसमें एटलीस्ट बच्चे को पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, और साथ ही साथ बेसिक न्यूमरेसी यानी कि अंकों के बारे में वो जान जाए, और बेसिक जो संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसके बारे में वो सीख जाए। 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर अचीविंग फंडामेंटल लिटरेसी, यानी कि मूलभूत साक्षरता, एंड न्यूमरेसी यानी कि
जो बेसिक साक्षरता है पढ़ना और लिखना, और साथ ही साथ न्यूमरेसी यानी कि अंकों के बारे में बच्चा जान जाए, और साथ ही साथ बेसिक जो संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, वो जान जाए। कब तक? 2025 तक। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। आपसे ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ये कितने क्लास के बच्चों के लिए कहा गया है, तो ये कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए कहा गया है, यानी कक्षा 3 जब बच्चा समाप्त कर ले तो उसे एटलीस्ट फंडामेंटल लिटरेसी यानी पढ़ना लिखना और न्यूमरेसी उसको आना चाहिए। ये लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ लर्नर अंडरगोज वेरियस स्टेजेज एज ही लर्न्स टू राइट वेल, व्हाट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज। यानी कहा यह जा रहा है कि एक शिक्षार्थी जो है वो कई स्तरों से होकर के गुजरता है जब वो एक अच्छा लेख लिखना सीख रहा होता है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रकार के जो वेरियस स्टेजेज आते हैं लिखने के लिए, उसे क्या बोला जाता है? ध्यान से समझिएगा। जब भी बच्चा कोई लेख लिखता है तो उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे कि किसी टॉपिक पर लिख रहा है तो सबसे पहले बच्चे के मन में उस टॉपिक को लेकर के विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है, जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग बोला जाता है। उसके बाद से विचारों की उत्तेजना के बाद से बच्चा जो है एक आउटलाइन तैयार करता है, यानी मोटा मोटी आप कह सकते हैं खाका तैयार करता है। उसके बाद से बच्चा ड्राफ्टिंग करता है। ड्राफ्टिंग में बच्चा ये देखता है कि किस टॉपिक में क्या लिखना है। जैसे कि मान लीजिए एक टॉपिक हो गया गरीबी। अब इस गरीबी में कई हेडिंग बच्चा बनाएगा। आउटलाइन का मतलब क्या हो गया कि मोटा मोटी कितने शब्दों में हमें लिखना है, क्योंकि गरीबी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चा हो सकता है कि पूरे 500 शब्दों में भी लिख दे, हो सकता है कि 2000 शब्दों में भी लिख दे, हो सकता है कि 10 लाइन में भी लिख दे। तो यहाँ पर आउटलाइन में मोटा मोटी कितना वो रेंज डिसाइड करता है कि हमें लेख में कितना लिखना है। उसके बाद से ड्राफ्टिंग में बच्चा क्या करता है कि हेडिंग और उसके अंदर सब हेडिंग क्या होगा। जैसे कि गरीबी के कारण क्या है, तो ये एक हेडिंग हो गया, और उसके अंदर आर्थिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, अन्य कई कारण हो सकते हैं, तो वो सब हेडिंग में चले जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग और सब हेडिंग ये किस में तय होता है? ये ड्राफ्टिंग में तय होता है। उसके बाद से बच्चा उसको ड्राफ्टिंग करने के बाद से फिर से उसको देखता है कि क्या ये सही है, और अगर उसको कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ती है तो करेक्शन का स्टेज आता है, जिसमें बच्चा अपनी ड्राफ्टिंग को फिर से करेक्ट करता है, और करेक्ट करने के बाद से पुनः ड्राफ्टिंग करता है, और अंत में फाइनलाइज करके उसको लेख को लिखता है। तो इतने चरणों, इतने स्टेज से होकर के बच्चा गुजरता है एक अच्छा लेख लिखने के लिए। तो इसे क्या बोलेंगे? तो इसे देखिए प्रोसेस अप्रोच टू राइट बोलेंगे। यानी कि प्रोसेस यानी कि पूरा चरण है, चरण दर चरण जाकर के बच्चा उस लेख को लिख रहा है, इसीलिए इसे प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज टू। पोएट्री यानी कि कविता बच्चों को सिखाने के लिए, पद्य बच्चों को सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कविता या फिर पद्य जो होता है वो लयात्मक होता है, जिसमें तुकांत वाले शब्द होते हैं, जिसको पढ़ करके बच्चे को मजा आता है। जैसे कि इंग्लिश में एक पोएम है नर्सरी में, बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर मेक द प्लेस अनटाइडी पिक देम अप। तो यहाँ पर बच्चा जब इसे लय में गाता है ना तो उसको मजा आता है, आनंद आता है। इसलिए जो पोएट्री बच्चे को बताया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, बच्चे आनंद ले पाएं, उसको एंजॉय कर पाएं। ठीक है, चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। इसका एम क्या बताया जा रहा है? इसका एम बताया जा रहा है लर्न टू अंडरस्टैंड व्हाट द पोएट थिंक्स। यानी कहा यह जा रहा है कि जो लेखक है, जो उसका कवि है, वो क्या सोचता है उसके बारे में बच्चों को बताने के लिए। तो बच्चे प्राइमरी लेवल के हैं, प्राइमरी लेवल पर कवि ने क्या कहा है, किस प्रसंग में कहा है, उससे मतलब नहीं होता है। उसको बस उस लयात्मक पद्य को पढ़ करके मजा आए, ये एम होता है प्राइमरी लेवल पर, ना कि उस पोएट के बारे में थिंक करना कि उसने क्या कहा है, क्या कैसे कहा है। ये गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, लर्न द ग्रामेटिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन पोएट्री। यानी कि ग्रामर की बात की गई है। देखिए पोएट्री में ग्रामर को सही तरीके से डिफाइन किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो पोएट्री होता है उसमें जबरदस्ती के शब्दों को तुकांत में बनाया जाता है, जो कि ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करता है। तो आप ग्रामर पोएट्री के माध्यम से बच्चों को नहीं बता सकते, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, लर्न लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। यानी कि भाषा को समझने और कविता की भाषा को समझने के बारे में कहा जा रहा है। तो देखिए, अगर आप भाषा को समझना चाहते हैं, लैंग्वेज को समझना चाहते हैं, तो पद्य से ज़्यादा गद्य आपके लिए हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि गद्य में ग्रामर के रूल को फॉलो किया जाता है, लेकिन पद्य में फॉलो नहीं किया जाता है। तो जब बच्चे को लैंग्वेज सिखाना रहेगा तो उसको कहानी के माध्यम से सिखाया जाता है, ना कि कविता के माध्यम से। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अप्रिशिएट एंड एंजॉय द डिलाइट ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज। यानी कहा यह जा रहा है एंजॉयमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चे पढ़ करके लयात्मक जो लेख है उसको पढ़ करके उनको आनंद आ रहा होता है, बच्चे एंजॉय ले रहे होते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म इन ग्रामर टीचिंग लर्निंग इज, यानी कहा यह जा रहा है कि ग्रामर शिक्षण अधिगम में, ग्रामर यानी व्याकरण शिक्षण अधिगम में जो पूरा थीम है उससे शुरुआत करके ग्रामर सीखना, ये क्या है? तो ये प्रोसीजरल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि पूरे थीम से, जैसे मान लीजिए कि बच्चे को कहानी सुनाया गया, तो कहानी क्या है? कहानी पूरा एक थीम हो गया, और कहानी के माध्यम से बच्चे को ग्रामर बताया जा रहा है। जैसे कि बच्चे को टेंस अगर बताना है कहानी के माध्यम से, तो कैसे बताया जाएगा कि एक समय में एक राजा था, वह शिकार पर जाया करता था, अचानक से उसके सामने एक भालू आ गया। तो यहाँ पर बच्चे को बताया जा सकता है कि ये सभी घटनाएं पहले से घटित हो चुकी हैं। तो जो घटनाएं पहले से घटित हो चुकी होती हैं उन्हें पास्ट टेंस बोला जाता है। देखिए, मैंने एक बच्चे को कहानी सुनाया और कहानी के माध्यम से मैंने बच्चे को व्याकरण बताया। तो यहाँ पर कहानी क्या है? वो पूरा एक थीम है, वो पूरा एक थीम है, यानी पूरा मीनिंग है, और उससे शुरू करके हम लोग बच्चे को क्या बता रहे हैं? ग्रामर बता रहे हैं। इसी प्रकार से बच्चे को कर्ता के बारे में, कर्म के बारे में, क्रिया के बारे में कहानी के माध्यम से ही उदाहरण दे करके बताया जा सकता है। तो ये इस प्रकार के नॉलेज को क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल नॉलेज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ टीचर कलेक्ट्स द एरर ऑफ लर्नर्स वंस इन a while and discuss them in the class without mentioning who has committed such errors. What does she do? यानी कि कहा यह जा रहा है कि एक बार कक्षा में, एक बार आप ऐसे समझ सकते हैं कि महीने में या फिर सप्ताह में एक बार शिक्षिका के द्वारा क्या किया जा रहा है कि जितने भी शिक्षार्थी हैं उनके गलतियों को वो कलेक्ट करती है, एकत्रित करती है, और उन गलतियों को वो कक्षा में क्या कर रही है? डिस्कस कर रही है। और डिस्कस कैसे कर रही है? बिना ये बताए कि किसने कौन सी गलती की है, किसने कौन सी गलती की है, इसके बारे में बिना जानकारी दिए वो पूरी कक्षा में इन गलतियों के बारे में डिस्कस कर रही है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि वो क्या कर रही है, शिक्षिका जो है वो ये क्या कर रही है कक्षा में, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, सी इज डूइंग रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण। तो क्या ये उपचारात्मक शिक्षण है? उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ये होता है कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाने के बाद से अगर बच्चे को कोई डाउट रह गया है या फिर बच्चे को कोई समस्या है, तो उसकी समस्या का पहचान करने के बाद से पर्टिकुलर उन बच्चों को रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। यानी रेमेडियल टीचिंग कक्षा के सभी बच्चों के लिए नहीं है। जो बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए हैं उन्हीं को ही तो दोबारा पढ़ाएंगे। जो बच्चा कॉन्सेप्ट समझ चुका है उसके लिए रेमेडियल टीचिंग थोड़ी होगा, जो नहीं समझा उसी के लिए तो होगा ना। लेकिन कक्षा में क्या किया जा रहा है? सभी कक्षा में, मतलब कक्षा के सभी बच्चों के सामने वह इस प्रकार का डिस्कशन कर रही है। तो एटलीस्ट ये रेमेडियल टीचिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रेमेडियल टीचिंग सिर्फ उन बच्चों के लिए होता जो कि गलती किए थे और उन गलतियों को उनके साथ वो डिस्कस करती कि आपने ये गलती की है, और तब उन गलतियों पर पुनः पढ़ा दी, तब रेमेडियल टीचिंग होता। लेकिन जो शिक्षिका है वो गलतियों को उन बच्चों के सामने बता ही नहीं रहे कि आपने ये गलती की है, तो ये रेमेडियल टीचिंग नहीं कहा जा सकता। तीसरा देखिए, सी टीचेज लैंग्वेज थ्रू डिस्कशन, यानी कि वह वार्ता के माध्यम से, तर्क वितर्क के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से बच्चों को भाषा सिखा रही हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, आगे आपको पता चलेगा क्यों। पहला देखिए, दूसरा देखिए, शी फाइंड्स फॉल्ट देयर विथ लर्नर्स, यानी कि वह बच्चों के साथ गलतियों को ढूंढ रही हैं। तो यहाँ पर गलतियों को तो वो पहले ही ढूंढ चुकी हैं, और वो उन गलतियों को किसने किया है इसके बारे में भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हैं। तो एटलीस्ट वो छात्रों के साथ गलती नहीं ढूंढ रही हैं, बल्कि ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, सी प्रोवाइड्स फीडबैक्स ऑन लर्नर्स यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा को किस प्रकार से यूज करना है उसके बारे में वो बच्चों को फीडबैक दे रही हैं। जैसे कि कक्षा में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से मान लीजिए 10 बच्चों ने कुछ गलती की भाषा को यूज करने में, तो मैं उस प्रॉब्लम को ना बता करके पूरी कक्षा के बच्चों के साथ वो प्रॉब्लम को किस प्रकार से पुनः सही करते हुए किस प्रकार से लैंग्वेज का यूज करना है इसके बारे में बताऊंगा एज ए टीचर। तो होगा क्या कि सभी बच्चों को फीडबैक मिलेगा, और जो बच्चा ये गलती किया था उसे भी तो फीडबैक मिल गया ना कि हाँ मैंने ये गलती, एटलीस्ट वो कक्षा में तो नहीं बताई टीचर, लेकिन उस बच्चे को तो पता था ना कि हाँ मैंने ये गलती की थी और इसका सही रूप इस तरीके से होता है। यानी कि बिना किसी के प्रॉब्लम को बताए हुए पूरे कक्षा में इसको फीडबैक के तौर पर दिया गया है टीचर के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ टीचर ऑफ क्लास 8 आस्क्स हर लर्नर्स टू गो अराउंड द सिटी और द विलेज एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द विलेज मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? स्मारक होता है, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट प्लेस सो एज टू डिजाइन अ पोस्टर अबाउट द विलेज फॉर विजिटर्स। व्हाट इज दिस एक्टिविटी इज नोन एज। कहा यह जा रहा है कि गांव में जो विजिटर्स आते हैं, जो घूमने आते हैं, उनके लिए कक्षा 8 के सभी बच्चों को
उनके नज़दीकी शहर और उनके गांव में घूम करके ऐसे प्रसिद्ध स्मारक या फिर इंपॉर्टेंट प्लेस यानी महत्वपूर्ण स्थानों का एक डिजाइन करने के लिए क्या चीज़, पोस्टर बनाने के लिए बच्चों को बोला गया। तो ये जो एक्टिविटी है इसको क्या बोला जाएगा? तो देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करना और फिर उस कलेक्ट किए हुए इंफॉर्मेशन से एक निष्कर्ष निकालना, इसे बोलते हैं प्रोजेक्ट वर्क। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट किया गया कि वहाँ पर कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से स्मारक हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्लेस हैं, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ और उसके बाद से उसका पोस्टर बनाया गया यानी रिपोर्ट तैयार किया गया। तो ये क्या बोला जाएगा? प्रोजेक्ट वर्क। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज, यानी कि भाषा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भाषा के अध्ययन को लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लर्निंग आउटकम एम एट प्रमोटिंग, यानी कि लर्निंग आउटकम का उद्देश्य क्या प्रमोट करना होता है? तो सबसे पहले तो जानते हैं लर्निंग आउटकम होता है क्या है। तो किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम में सीखने के जो लक्ष्य या दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं और जिन्हें ध्यान में रख करके शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करता है, उसे ही लर्निंग आउटकम कहते हैं। यानी कि जो दक्षता निर्धारित है, जैसे कक्षा 3 का बालक है तो कक्षा 3 के बालक को एटलीस्ट इतना आना चाहिए, ये उसके लिए दक्षता हो गया, न्यूनतम दक्षता हो गया। और इसको हासिल करने के लिए कक्षा में जो टीचर प्रयास कर रहा है, जो उसको पढ़ा रहा है और उसको पढ़ाए जाने के साथ ही साथ जो वो विभिन्न गतिविधियां कर रहा है, उसको ही बच्चे का लर्निंग आउटकम कहेंगे। यानी कि ये किसके लिए किया जाता है, क्या प्रमोट करने के लिए? तो बच्चे की दक्षता को हासिल करने के लिए, यानी देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रहीम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 अप्लाइज हिज प्रीवियस नॉलेज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट ही रीड्स, विच मॉडल ऑफ रीडिंग डज ही अडॉप्ट। यानी कि कक्षा 6 का एक बालक जिसका नाम रहीम है, वह अपने प्रीवियस नॉलेज यानी अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है उस लेख का अर्थ समझने के लिए, उसका थीम समझने के लिए। तो कौन सा एक तरीके से मॉडल ऑफ रीडिंग यहाँ पर एडॉप्ट किया गया है? तो देखिए, जब भी थीम से शुरुआत की जाए और थीम से शुरुआत करके फिर अनुच्छेद, फिर वाक्य, फिर शब्द, फिर अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो ये टॉप डाउन अप्रोच होगा। देखिए, थीम का मतलब कि पूरा उसका सार, और सार से लेकर के सार में कैसे होगा, उसमें विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद होंगे, पैराग्राफ होंगे, और पैराग्राफ के में वाक्य होगा और वाक्य शब्दों से मिलकर के बना होगा और शब्द क्या होगा, अल्फ़ाबेट से मिलकर के बना होगा। यानी पहले थीम की बात की गई है, यानी सबसे उच्चतम से लेकर के नीचे की तौर चलने की बात की जा रही है, यानी टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन मॉडल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज एन ऑथेंटिक टेक्स्ट, यानी कि ऑथेंटिक लेख, प्रमाणिक लेख क्या होता है? तो देखिए, कोई भी ऐसा लेख जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उस उद्देश्य से नहीं लिखा गया कि ताकि बच्चे पढ़ें और पढ़ करके लैंग्वेज को सीखें, बल्कि किसी अन्य उद्देश्य से लिखा गया है, लेकिन उसका प्रयोग बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए किया जाता है, तो इसे प्रमाणिक टेक्स्ट या फिर प्रमाणिक लेख के तौर पर मानते हैं, ऑथेंटिक टेक्स्ट मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट का एक मेन्यू कार्ड है, तो मेन्यू कार्ड तो बच्चों को पढ़ाने के लिए लिखा नहीं गया है, लेकिन वो मेन्यू कार्ड में जो लैंग्वेज लिखा गया रहेगा वो वहाँ के स्थानीय लोगों के को ध्यान में रख करके ही लिखा जाता है। तो वो टेक्स्ट जो है वो बच्चे के लिए प्रमाणिक टेक्स्ट माना जाएगा लैंग्वेज को सीखने के लिए। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी म्यूनिसिपल पार्टी कॉरपोरेशन का कोई पैम्पलेट है, तो वो पैम्पलेट बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं लिखा गया है, लेकिन उस लैंग्वेज का प्रयोग, उस पैम्पलेट में उस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया होगा जो कि वहाँ के स्थानीय लोग समझ पाएँ, तो वो लैंग्वेज बच्चे के लिए प्रमाणिक भाषा का काम करने लगेगा। यानी कि देखिए, वह सामग्री जिसका प्रयोग बच्चों के डायरेक्ट लैंग्वेज सिखाने के लिए नहीं किया, के उद्देश्य से नहीं लिखा गया है, लेकिन उसका प्रयोग बच्चों को लैंग्वेज सिखाने में किया जा सकता है, उसे ही हम लोग ऑथेंटिक टेक्स्ट बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अ टेक्स्ट रिटन फॉर अदर पर्पज, जिसका उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना नहीं था, उसका उद्देश्य कुछ अलग था, बट यूज्ड फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज, लेकिन उसका प्रयोग बच्चों को भाषा सिखाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे ऑथेंटिक टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।